नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल यूनिक प्लस पर। सुप्रभात मित्रों, आशा करता हूँ कि आप लोग सब बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मैं भी ठीक हूँ। आपकी उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। और मित्रों, जैसे कि हमने आपको हिंदी वर्णमाला व विचार चिन्ह पर लेकर प्रैक्टिस सेट 1 में हमने आपको बताया था। आज हम आपके सामने प्रैक्टिस सेट 2 लेकर आए हैं। मित्रों, अब इस प्रैक्टिस सेट को लेकर हम आपको शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला। मित्रों, जैसे कि कहते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था कि प्रैक्टिस सेट करने से पहले हमने जितने भी आपको वीडियो बताए थे, जो क्लास 2 में पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 में आपको हिंदी स्वर और हिंदी व्यंजन के बारे में पूरी तरह से डिटेल वाइज बताया था और आप उस पर गहन अध्ययन करें और इस प्रैक्टिस सेट का आनंद उठाएं। मित्रों, जैसे कि कहते हैं, पहला क्वेश्चन, हिंदी की शा ध्वनि होती है। हिंदी की शा ध्वनि होती है, तो हिंदी की शा ध्वनि तालव्य होती है। तालव्य होती है। अगर मूर्धन्य को लेकर बात कर दी जाए तो मूर्धन्य के अंतर्गत हमारा टा, ठा, डा और ढा वर्ण आते हैं। इसी तरह से मित्रों, अगर दंत को लेकर हम बात करते हैं आपसे, तो दंत के अंतर्गत ता, था, दा और धा वर्ण आते हैं। इसी तरह मित्रों, अगर ओष्ठ को लेकर बात करें तो ओष्ठ के अंतर्गत पा, फा, बा और भा वर्ण आते हैं। तो यह हिंदी की शा ध्वनि के अंतर्गत तालव्य के अंतर्गत आती है। क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। वर्ण शब्द का अर्थ नहीं होता है। इनमें से वर्ण शब्द का अर्थ नहीं होता है। तो वर्ण शब्द का अर्थ रंग को वर्ण के अंतर्गत आता है, जाति वर्ण के अंतर्गत आती है और अक्षर भी वर्ण के अंतर्गत आता है। आकाश जो होता है वो वर्ण शब्द के अंतर्गत नहीं आता है। बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन पर। किस शब्द में ऋषि स्वर नहीं है? अगर यहां मित्रों, अगर ऋषि की बात करते हैं तो कौन सा ऐसा शब्द है जिसमें ऋषि स्वर नहीं है? तो इसकी मात्रा ये इस तरह से होती है। मित्रों, मैंने आपको पहले स्वर के बारे में डिटेल वाइज मैंने आपको अवगत कराया था। स्वर कितने होते हैं, व्यंजन कितने होते हैं, और इसी क्रम में आज ये क्वेश्चन आपके सामने आया कि शब्द में ऋषि स्वर नहीं है। तो इसमें मित्रों ऋषि स्वर रिवाज में नहीं है। ये मात्रा से पता लगता है। देखो, ये कृपा में ये है, कृष्णा में ये दी हुई है और दृष्टि में ये है। ठीक है, चलते हैं चौथे क्वेश्चन पर। घा का उच्चारण स्थान कौन सा है? घा का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो मित्रों, घा जो है कंठ के अंतर्गत आने वाला वर्ण है। कंठ के अंतर्गत यानी का, खा, गा, घा ये वर्ण आते हैं। इसी तरह से मित्रों, जो मूर्धा होती है, मूर्धा के अंतर्गत टा, ठा, डा और ढा। तालु, जो तालु से टच करते हुए शब्द आते हैं, वो तालु से संबंधित होते हैं। और दंत जो दांत से संबंधित होते हैं, ता, था, दा, धा ये वर्ण। तो घा का उच्चारण स्थान पर बात करते हैं तो घा का उच्चारण कंठ होता है। इसी तरह से चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अयोग वा कहा जाता है। अयोग वा कहा जाता है। तो मित्रों, अयोग वा विसर्ग को कहते हैं। अयोग वा किसे कहते हैं? विसर्ग को कहते हैं। अगर यहां पर जैसे कि अयोग वा की बात कर रहे हैं तो अयोग महाप्राण को अगर बात करते हैं हम, तो मित्रों यहां महाप्राण के अंतर्गत द्वितीय और चतुर्थ, महाप्राण के अंतर्गत दूसरा और चौथा वर्ण आता है। अगर बात करते हैं मित्रों संयुक्त व्यंजन को लेकर, तो संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत हमारा छ, त्र, या और स्रा वर्ण आते हैं। अगर अल्प प्राण की हम बात करते हैं आपसे, तो अल्प प्राण के अंतर्गत
प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण, पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण अल्पप्राण के अंतर्गत आता है। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण अल्पप्राण के अंतर्गत आता है। अगर अयोगवा की बात करते हैं तो अयोगवा यहां विसर्ग को कहते हैं। ठीक मित्रों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हिंदी वर्णमाला में छोटी अंग और बड़ी अंग क्या है? हिंदी वर्णमाला में छोटी अंग और बड़ी अंग क्या है? तो छोटी अंग बड़े अंग को हम अयोगवा कहते हैं। क्या कहते हैं? अयोगवा। स्वर के बारे में मित्रों आप जानते ही कि स्वर कितने होते हैं, ये मैंने आपको बताया था। व्यंजन आप जानते ही हैं। और अगर संयुक्त व्यंजन की हम बात करते हैं तो संयुक्त व्यंजन अभी हमने आपको बताया, छा, त्रा, ज्ञा और स्रा। तो यहाँ हिंदी वर्णमाला के अंतर्गत छोटी अंग और बड़ी अंग अयोगवा के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित व्यंजनों में से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है? निम्न में से कौन सा व्यंजन संयुक्त नहीं है? तो संयुक्त व्यंजन को लेकर अभी बात की गई थी मित्रों। तो संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत छात्र, ज्ञा और स्रा ये वर्ण आते हैं। इसके अंतर्गत अगर देखा जाए तो मित्रों देखो, छा तो छा ये है, अगर त्रा की बात करते हो तो त्रा ये है और स्रा ये है। तो इसमें संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत कौन सा नहीं है? अगर ये बात करते हो संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत सा नहीं आता है, ये उस व्यंजन के अंतर्गत आता है। उस व्यंजन के अंतर्गत आता है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हिंदी शब्दकोश में छा का क्रम किस वर्ण के बाद में आता है? तो हिंदी शब्दकोश में मित्रों छा का क्रम जो होता है वो का वर्ण के बाद में आता है। जैसे कि क प्लस का प्लस सा इज इक्वल टू छा, ये का प्लस सा बराबर छा। तो हिंदी शब्दकोश में छा का क्रम का के बाद आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई है। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई की अगर बात करते हैं मित्रों तो भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई ध्वनि है। ध्वनि है। अगर भाषा की सबसे बड़ी अगर इकाई के बारे में बात करूं तो भाषा की सबसे बड़ी इकाई मित्रों वाक होती है। वाक से छोटी उपवाक और उपवाक से छोटी पदबंध और पदबंध से छोटी पद और पद से छोटी अक्षर और अक्षर से छोटी ध्वनि। ध्वनि को ही हम वर्ण कहते हैं। ध्वनि को वर्ण कहा जाता है। ध्वनि को वर्ण कहा जाता है। मित्रों डिटेल वाइज जैसे हम बताएं आपको, वाक सबसे बड़ी इकाई, वाक से छोटी उपवाक और उपवाक से छोटी पदबंध और पदबंध से छोटी पद और पद से छोटी अक्षर और अक्षर से छोटी ध्वनि। ये मित्रों इस प्रकार से सबसे बड़ी वाक, वाक से छोटी उपवाक, फिर पदबंध, पदबंध से पद, अक्षर, फिर ध्वनि। तो यहां भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई, सबसे लघुतम इकाई, तो यहां ध्वनि सबसे लघुत्तम इकाई मानी जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्न में अर्ध स्वर कहलाता है। निम्न में से अर्ध स्वर कहलाता है। तो मित्रों यहाँ अर्ध स्वर यह कहलाता है। अगर हम जब बात करते हैं अर्ध स्वर को लेकर तो अर्ध स्वर या वाह कहलाते हैं। या और वाह अर्ध स्वर
कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओ, छोटा ओ और बड़ा ओ किस प्रकार के वर्ण हैं? छोटा ओ और बड़ा ओ किस प्रकार के वर्ण हैं? ओ और ओ, तो ये कंठ और ओष्ठ, कंठोष्ठ वर्ण के अंतर्गत आते हैं। कंठोष्ठ। तालव्य व्यंजन जो तालु से संबंधित होते हैं, दंतोष्ठ दांत और औ से संबंधित दंतोष्ठ कहलाते हैं। इसी तरह से बेटा मूर्धन जो होता है, तो मूर्धन भी हमने आपको बताया, मूर्धा के अंतर टा ठा डा और ढा वर्ण मूर्धन कहलाते हैं। तो यहाँ ओ और ओ हमारे कंठोष्ठ व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। कंठ ये गला और ओष्ठ माने होंठ, यानी गला और ओंठ के माध्यम से जो व्यक्त किए जाते हैं उसको हम कंठोष्ठ व्यंजन कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। का, गा, जा और फा ध्वनियां किसकी हैं? ये ध्वनियां किसकी हैं? बात करते हैं संस्कृत की, अंग्रेजी की, दक्षिण भाषाओं की, अरबी और फारसी की। तो मित्रों ये ध्वनियां का, जा, गा और फा ध्वनियां अरबी और संस्कृत की ध्वनियां कहलाती हैं। अरबी और संस्कृत की ध्वनियां कहलाती हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, छा वर्ण किसके योग से बनता है? मैंने आपको अभी बताया कि छा वर्ण किसके योग से बनता है। तो छा वर्ण हमारे का और प्लस सा के योग से बनता है। इसी क्रम में मित्रों मैंने आपको अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में वाली चीज आपको क्लियर की थी कि छा वर्ण हमारा का और सा को लेकर बनता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में संयुक्त व्यंजन कौन सा है? निम्नलिखित में संयुक्त व्यंजन कौन सा है? तो संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत हमने आपको बताया कि छ, त्र, या और स्रा संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। अगर मित्रों यहां पर अगर हम इनको देखें संयुक्त व्यंजन को, तो यहां देखें मैचिंग करके, जैसे कि डा, डा और डा, इसमें से एक भी संयुक्त व्यंजन नहीं है। संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत हमारा ज्ञा आता, तो ये हमारा संयुक्त व्यंजन होता है। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। संयोजक चिन्ह को किस अन्य नाम से जानते हैं? संयोजक चिन्ह को किस अन्य नाम से जानते हैं? तो संयोजक चिन्ह मित्रों हमारा सामासिक चिन्ह कहलाता है। सामासिक चिन्ह कहलाता है। अगर बात करते हैं कोष्टक को लेकर मित्रों, तो कोष्टक में हमारे 3 कोष्टक हैं, छोटा कोष्टक, मझला कोष्टक और ये बड़ा कोष्टक। ठीक, अगर अवतरण की बात करते हैं मित्रों हम, तो अवतरण चिन्ह को हम उद्धरण चिन्ह भी कहते हैं। उद्धरण चिन्ह भी कहा जाता है इसको। अवतरण चिन्ह को हम मित्रों उद्धरण चिन्ह भी कहते हैं। और इसको अगर साइन के रूप में देखा जाए तो ये उद्धरण चिन्ह का इस तरह से उद्धरण चिन्ह कहलाता है। ये उद्धरण चिन्ह को इंडिकेट करता है मित्रों, और इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से हमारा संयोजक चिन्ह की बात कर रहे हैं तो सामासिक चिन्ह को ही हम संयोजक चिन्ह कहते हैं। ये ठीक, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। निम्न में से निर्देशक चिन्ह कौन सा है? निम्न में से निर्देशक चिन्ह कौन सा है? तो निर्देशक चिन्ह की बात करते हैं मित्रों, तो ये हमारा निर्देशक चिन्ह कहलाता है। अगर पहले ऑप्शन की बात करते हैं मित्रों, तो ये प्रश्न चिन्ह कहलाता है। प्रश्न चिन्ह। 2 नंबर पर अगर इसकी बात करते हैं मित्रों, तो ये हमारा पूर्ण विराम, पूर्ण विराम कहलाता है। और यहां मित्रों बात करते हैं तो ये हमारा अल्प विराम के अंतर्गत आता है, अल्प विराम। तो हमारा आंसर मित्रों क्या होगा? निर्देशक चिन्ह ये कहलाता है।
ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्न में से विराम चिन्ह नहीं है, निम्न में से विराम चिन्ह नहीं है। देखो मित्रों, निर्देशक चिन्ह जो होता है वो अभी हमने आपको बताया विराम चिन्ह के अंतर्गत आता है। लाघव चिन्ह भी जो होता है वो विराम चिन्ह के अंतर्गत आता है, और विवरण चिन्ह भी जो है वो विराम चिन्ह के अंतर्गत आता है। केवल उपदेशक चिन्ह है जो कि विराम चिन्ह के अंतर्गत नहीं आता है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर 3 आपका उपदेशक चिन्ह है जो विराम चिन्ह के अंतर्गत नहीं आता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मित्रों, श्री कामता प्रसाद गुरुजी के अनुसार विराम चिन्हों को किस भाषा से लिया हुआ माना जाता है? गुरुजी विराम चिन्ह को लेकर अगर बात करते हैं तो गुरुजी ने पूर्ण विराम को छोड़कर बाकी सभी विराम चिन्हों को अंग्रेजी से लिया हुआ माना है उन्होंने। ठीक है, और वो पूर्ण विराम को भी मान्यता देने की बात करते हैं। अगर यहां पर बात की जाए तो कामता प्रसाद गुरु के अनुसार हिंदी को किस भाषा से विराम चिन्ह को किस भाषा से लिया हुआ माना जाता है? तो अंग्रेजी भाषा से लिया माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मित्रों बात करते हैं। निम्न में से कौन सा व्यंजन संघर्षी व्यंजन है? कौन सा व्यंजन संघर्षी व्यंजन कहलाता है? अगर बात करते हैं तो संघर्षी व्यंजन को लेकर ऊष्म संघर्षी व्यंजन, ऊष्म संघर्षी व्यंजन के अंतर्गत मित्रों सा, शा, शा और हा वर्ण आते हैं। ऊष्म संघर्षी व्यंजन के अंतर्गत सा, सा, सा और हा वर्ण आते हैं। तो यहां पर हा वर्ण हमारा मित्रों संघर्षी व्यंजन के अंतर्गत आता है। मित्रों, अब आपको हमारा वीडियो अगर पसंद आया तो उसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट्स करें। आपको मिलते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मित्रों, आज का मित्रों आपका प्रैक्टिस सेट 2 का लास्ट क्वेश्चन है ये। यहां पर कौन सी ध्वनि अल्प प्राण है? कौन सी ध्वनि अल्प प्राण है? अल्प प्राण कहती है जिसमें वायु बहुत कम मात्रा में निकले, वही अल्प प्राण कहलाती है। अगर यहाँ अल्प प्राण की हम बात करते हैं तो अल्प प्राण मित्रों ता वर्ग के अंतर्गत अल्प प्राण आता है। मित्रों, आज के हमारा ये लास्ट क्वेश्चन था और ये कंप्लीट आपके सामने हो गया। मित्रों, कहते हैं कि आप लोग लगातार जितने भी हमने प्रैक्टिस सेट पहले कराए थे, आप जितने भी वीडियो डाले थे उसको आप ध्यान से उनका अध्ययन करें और आप आने वाले प्रैक्टिस सेट का आनंद उठाएं। मित्रों, कहते हैं कि कोई भी काम करें पूरी मेहनत से, शिद्दत से और लगन से करें और कामयाबी आपको जरूर मिलेगी। जैसे कि कहा जाता है मित्रों, अपना लक्ष्य निर्धारित करो, लक्ष्य निर्धारित करो और उसको पाने के लिए अपना भरसक प्रयास करो, जितना हो सके उतना प्रयास करो। आप मित्रों देश का भविष्य हो, आप देश का भविष्य हो और इस देश को उच्च शिखर पर ले जाने में अपना योगदान करें। इस देश को उच्च शिखर पर ले जाने में अपना योगदान करें। कहते हैं कि हमेशा अपने आप को बड़ा सोचो, ऊंचा सोचो मित्रों, और हमेशा अपने आप को ऊंचाई पर लो, अपने सपनों को हमेशा बड़ा सोचें। कहते हैं कि जब फैसला कर लिया ऊंची उड़ान का, जब फैसला कर लिया ऊंची उड़ान का, फिर कद क्या देखना आसमान का। इसलिए मित्रों, आज मैं आपको यहीं पर अपनी वाणी को विराम देता हूं और आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिस सेट 3 को लेकर। ठीक है मित्रों, जब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।